नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी विद्या के क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन बिल्कुल फिर राष्ट्रहित में देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं विद्या के क्वेश्चन बैंक के ऑन लीनियर क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कि दो नंबर के जो प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और छोटे प्रश्नों को ही आप आसानी से कर सकते हैं और फुल नंबर पा सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बिना देर किए हुए आज स्टार्ट करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न को। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद से आप ये नहीं कहेंगे कि हमको तैयार नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अति लघु उत्तरीय टाइप्स के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, वो 2 नंबर दिलाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, बता ही चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए ये बार बार मित्र आ चुका है। यहाँ पे 2013, 14, 15, 17 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह संभवतः ये ट्रेंड में चल रहा है, आ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बताएंगे किस में पूछा जा रहा है संबंध। तो फोकस दूरी आप जानते हो कि फोकस दूरी को हम स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यहाँ वक्रता त्रिज्या को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जा रहा है क्या, संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी फिर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, तो R अपान कितना होता है, 2। तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर बहुत थोड़ा सा लिखना होता है और आपको अच्छा मार्क मिल जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे कि F इज इक्वल टू क्या होता है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, R अपान 2, या आप कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू होता है क्या, 2F। समझ रहे ना। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप बता सकते हैं। कैसे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। समझ रहे ना, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप्स का प्रश्न है जो पहले नंबर क्वेश्चन में दिया गया था, F इज इक्वल टू R अपान 2, उसी से संबंधित रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। चलिए यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, तो यानी R का मान आपको दे रहा है, कितना है, R का मान कितना है आपका, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर है। और कह रहा है इसकी कह रहा है फोकस दूरी क्या होगी, यानी F का मान आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि आप देख पे आ रहे हैं कि यानी R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F। अभी हम ऊपर चर्चा किए थे, बताए ही थे, वही चीज़ आ गया है यहाँ सेम टू सेम। तो चूंकि R का मान कितना दिया है, तो 20 दिया है। ठीक है, F का मान कितना दिया है, तो निकालना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए आप कैसे इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देते हैं कि सूत्र ये होता है कि F इज इक्वल टू R अपान 2। तो यहाँ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ R का मान कितना दिया है, तो R का मान 20 दिया है, तो यहाँ पर ले जाकर भर देंगे 20, अब बट्टे कितना हो जाएगा, 2। तो ये बताइए इसका आधा कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो यानी F का मान कितना हो जाएगा, तो F का मान यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली ये क्या हो गया आपका 10। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, यानी सूत्र आप याद रखेंगे F इज इक्वल टू R अपान 2, तो इसके माध्यम से आप बता सकते हैं। लगातार बोर्ड में 18 तक पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन अगला नेक्स्ट। यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया गया है कि सदैव आभासी, कैसा आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त करना चाहिए। क्या प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, ये भी पूछा जा रहा है। 2011-15 में पूछा गया है। या क्वेश्चन पूछा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है। चलिए अब बात हम समझने का प्रयास करते हैं कि किससे सीधा बनता है। तो सीधा जब भी बात करें कि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उत्तल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। और आभासी बनता है, समझ रहे ना, अब क्या बनता है, आभासी बनता है। और अवतल दर्पण से कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण से आपको बता दें कि वो कैसा बनता है, तो आप बताइएगा कि वास्तविक बनता है। और क्या बनता है, यहाँ पर देख पाते हैं आप कि एक ऐसा स्थिति आता है जिसमें आभासी बनता है, लेकिन हर समय क्या होता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बता सकते हैं। ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अवतल दर्पण की
अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाली आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। देखिए अब आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंट पूछा जा रहा है। ये 2018 में क्वेश्चन आया है। अवतल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से यानी बड़ा होता है, ठीक है। यानी अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसका मतलब वस्तु से बड़ा आकार होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ रहा है ना। तो आप सीधा बताएंगे कि अवतल दर्पण से जो बनता है आभासी प्रतिबिंब वो बड़ा होता है और उत्तल दर्पण से जो बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर दे रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हेडिंग कर लेंगे और हेडिंग करने के बाद क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परिवर्तन या परिवर्तित होने के पश्चात मिलती है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। यानी कहने का मतलब इस चीज़ को हम समझें तो यहाँ मान लो कि ये अवतल दर्पण के लिए कह रहा है, तो अवतल दर्पण इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, तो एक कलई भाग है। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर कहेंगे कि आपको क्या बताना है, ये फोकस क्या बनाना है, फोकस, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा कि फोकस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ऐसे बता देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। यानी इसी को हम क्या बोल देंगे, फोकस। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इसको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। चलिए अब कह रहा है कि यानी बिंब, बिंब माने होता है वस्तु, वस्तु का आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब बनाए, ठीक है। तो बड़ा कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण। बिल्कुल एकदम दिमाग में रखिएगा कि बड़ा जब भी प्रतिबिंब की बात आए तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं, आपको 7वां नंबर प्रश्न। तो विद्या क्वेश्चन बैंक के ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग आपको बताना है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है, ऐसे लिख लेंगे आप। फिर लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने समय प्रयोग किया जाता है। यानी देखते होंगे कि नाई जो होता है वो क्या करता है, दाढ़ी बनाने के लिए और क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उसके बाद से कान, नाक व गले के जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अवतल दर्पण का 2 उपयोग बता देंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगला नंबर प्रश्न है 8वां नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर यानी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो इसको समझने हेतु आप क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु को हम यू से प्रदर्शित करते हैं और ये कितना है, 10 है और हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए इसका मान कितना होता है, माइनस में होता है। फिर आवर्धित क्षमता यानी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, यम का मान कितना हो जाएगा, -3, हमेशा माइनस में लिया जाएगा। अब इसकी बात करें हम, यहाँ पर हम जानते हैं कि यम इज इक्वल टू क्या होता है, -k/u। ये सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का, यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसलिए इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब यम के जगह पर हम क्या भर देंगे, तो यम के जगह पर आप देख रहे हैं कि मान ये दिया गया है, तो यहाँ पर देंगे -3 और यहाँ पर क्या भर देंगे, भी अपान -k/u। का मान कितना है, तो u का मान आप देख पा रहे हैं कि कितना है, -10। तो इसको भर देंगे, इसको हल करेंगे, 10 तिहाई 30 माइनस प्लस हो जाएगा एक भी वाला, ठीक है, या 10 तिहाई 30, ठीक है। इसको हो जाएगा यहाँ पर अगर हल करते हैं तो ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं भी का मान कितना हो जाएगा, -30। क्लियर। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने दूर से बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का 30 सेंटीमीटर दूर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई यानी किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है कि सड़क पर लगे बल्बों के पीछे किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इस दर्पण का एक और उपयोग बताइए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सड़क पर जो पोल पर देखते हैं आप लगा होता है परावर्तक के रूप में, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। इस दर्पण का उपयोग दूरदर्शी में भी किया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, दूरदर्शी में इसका यूज किया जाता है। आगे बताते हैं अगला नंबर आपको क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 10वां। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो आपको बता दें कि यानी कहने का मतलब जो भी वाहन है उसके आगे देखते होंगे कि एक दर्पण लगा होता है जिससे क्या करते हैं हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम वाहनों में उत्तल दर्पणों को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह वस्तुओं को क्या करता है, दूर की स्थिति भी यानी सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी
यानी पूरे बड़े से बड़े चीज़ों को ये क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तल दर्पण होता है। ठीक, तो इस तरह से एक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर। अगला है आपका क्वेश्चन कि यहाँ पर देख पा रहे 11 नंबर की एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो देखो जितना उसका फोकस होता है उससे अधिक नहीं होता है, अधिकतम कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर देख पा रहे 12 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती है। कह रहा है कि वह वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या दिया गया है, तो दिया है क्या, तो फोकस दूरी दिया है, यानी कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसलिए प्लस का कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है वस्तु से दूरी पूछ रहा है, तो यू जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये माइनस के 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जानते हैं कि इन तीनों में संबंध क्या होता है, तो इन तीनों में संबंध होता है 1/f। देख पा रहे हैं ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ के जगह पर क्या भर देंगे, 10, भी के जगह पर क्या भर देंगे, भी रहेगा, और यू के जगह पर माइनस के कितना, 20, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अथवा इसको अगर हल करते हैं हम, तो इसको अगर हम 1/f को ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, दोनों प्लस में आ जाएंगे, तो इन दोनों के लसा हो जाएगा 20। अब इसको हल करेंगे तो 10, अब हल करेंगे तो ऊपर वाला 3 हो जाएगा, यानी भी का मान कितना हो जाएगा, ये 3 से भाग देंगे, 36 18, यानी 3.6 पॉइंट कितना होगा, 7। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके इसका मान निकाल सकते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन आपका कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। कह रहा है किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट। फिर कह रहा है किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण, सौर भट्टी, और कह रहा है अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। अब बात कर रहे हैं हम एक की, एक क्या है, तो ये है आपका किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट की बात कर रहा है। तो चलिए, कह रहा है कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है क्योंकि इसके द्वारा एक शक्तिशाली व समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त होता है। आप देखोगे कि गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा क्या है, बी वाला कि किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण, तो ये जानते हैं कि उत्तल दर्पण होगा। तो यानी बी में क्या है आपका, तो देखिए वाहन के पार्श्व पृष्ठ दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, समझ रहे ना, क्योंकि इसके द्वारा पीछे आ रहे वाहनों का सीधा छोटा व पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, आगे तीसरा है सौर भट्टी। अगला है सी वाला, क्या है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है क्योंकि यह सूर्य प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित करती है और ऊष्मा भी प्राप्त करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। कह रहा है क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, क्यों। ठीक है, तो यदि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो आपको बता दें कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वायु से जब वो जल में जाएगी तो जल का जो क्या होता है, जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, वायु और निर्वात में होती है 3.8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अलग अलग ये क्या हो जाएंगे, चाल हो जाएंगे, इसलिए ये क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, और माध्यम भी बदल जाएंगे, एक विरल होगा और एक सघन, तो इसलिए परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। आगे है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बता दें, और न्यूनतम भी होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। आपको बता दें अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक बैगनी रंग का क्या होता है, अधिकतम होता है, और क्या होता है, न्यूनतम किसके रंग के लिए होता है, लाल रंग के लिए। लेकिन वही तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे हम तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी रंग का क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार ये इस वीडियो के माध्यम से हम 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।